तो सब बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, और इसमें से कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे भी क्या होगा परीक्षा में पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मोलर विलयन वह विलयन होता है जिसमें एक मोल घुला होता है। मोलर विलयन वह विलयन होता है जिसमें एक मोल घुला होता है, यानी ऐसा विलयन जिसमें अगर एक मोल विलय का घुला हो तो उसे हम कौन सा मोलर विलयन कहेंगे। क्या ऑप्शन में कह रहा है कि 1000 ग्राम विलायक में कि किसी विलयन का मोलर विलयन अगर निकालना हो तो क्या हम क्या करेंगे, मोलर विलयन की मतलब यहाँ मोलरता से है, याद रखिएगा। अब मोलरता का डिफिनेशन याद करिए। डिफिनेशन में क्या बताया गया था कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को ही क्या कहा जाता था, विलयन की मोलरता कहा जाता था। तो पहली बात की जो मोलर कह रहा है यानी विलयन हमारी जो है उसकी मोलरता बतानी है, तो पहली बात क्या होगी, 1000 ग्राम विलायक तो होगा नहीं, 1 लीटर विलायक भी नहीं होगा, होगा क्या ऑप्शन हमारा 1 लीटर विलयन। मोलर विलयन वह विलयन होता है जिसमें एक मोल घुला होता है, किसमें 1 लीटर विलयन में घुला होता है, क्या होता है 1 लीटर विलयन में घुला होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8 ग्राम NaOH को 450 ml विलयन में घुला है तो विलयन की मोलरता होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए क्या दिया है, WB की वैल्यू दिया हुआ है कितना 8 ग्राम, यानी विलय का क्या दिया हुआ है, भार दिया हुआ है। फिर विलयन का आपको आयतन दिया हुआ है VT कितना 450 ml, और आपको पता है कि इसको हम क्या करते हैं लीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 450 बटे में क्या हो जाएगा 1000, 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा, काट लीजिए 5 9 जा 45, 25 जा 100, क्या हो जाएगा 9/20, ठीक है। और उसके बाद से आपका क्या हो रहा है, हमको एमबी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे किसके एमबी निकालना है, NaOH का, तो निकालेंगे तो Na का एक एटम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट कितना होता है 16, और इसका हो जाएगा 1, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। जब इसको हम फार्मूला मोलरता बराबर क्या होती है, मोलरता बराबर फार्मूला पढ़े होगे क्या, WB अपान में MB इनटू में पढ़े हो VT। तो WB कितना है, WB है आपका 8, IMB कितना है 40 है, और ये है 9/20, 20 कहाँ चला जाता है ऊपर, ऊपर 20 जाएगा तो 8 दूनी 16 यानी 160 हो जाएगा, और नीचे 40 गुणे में 9 हो जाएगा, 1 0 से 0 काट दीजिए, 4 4 कितना हो जाएगा 16, यानी क्या बच जाएगा 4/9। अब आपको क्या करना है 9 से 4 में डिवाइड करना है, तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओगे कितना हो जाएगा 40, 9 चौको 36, फिर 4 बचेगा 9 चौको 36, 9 चौको 36, यानी कितना एम आएगा 0.444 एम आएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा वाला कि 5 लीटर क्या है, कोई विलयन का आयतन कितना है 5 लीटर है, जिसमें NaOH के 2 मोल घुले हैं। चाहे जो 5 लीटर विलयन हमको NaOH का बनाना है उसकी मोलरता कितनी आनी चाहिए, 2 मोल प्रति लीटर आनी चाहिए, कितना चाहिए 2 मोल प्रति लीटर आनी चाहिए, तो कितना NaOH की मोलों की संख्या उसमें मिलाई जाएगी। तो पहली बात की VT दिया हुआ है किसमें 5 लीटर, और आपको पता है कि हमको VT लेना किसमें होता है, लीटर में ही लेना होता है, किसमें लेना होता है लीटर में ही लेना होता है। M की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, NaOH है तो इसका M भी निकाल सकते हो, अभी निकाला गया ऊपर कितना होता है 40, फार्मूला अभी पढ़े हो, M इक्वल टू क्या होता है WB अपान में MB इनटू में होता है VT। मोलों की संख्या पूछ रहा है तो चूंकि आप पढ़े हो WB अपान में MB इक्वल टू कितना होता है बाबू N होता है, M इक्वल टू क्या फार्मूला पढ़ा गया मोलरता में WB अपान में MB इनटू VT। अब विलय का भार बटे विलय का अणुभार से हम जब अनुपात निकालते हैं तो किसकी होती है, मोलों की संख्या होती है। तो WB और MB के आसान से हम क्या रख सकते हैं, N रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, तो M इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे N अपान में क्या आ जाएगी VT, क्या आ जाएगी, N को निकालना है, मोलों की संख्या N होती है उसको निकालना है, तो M इसमें आकर मल्टीप्लाई करेगी तो N इक्वल टू क्या आ जाएगा कैपिटल M इनटू में हो जाएगा VT, M की वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो N इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, कितने मोल की जरूरत पड़ेगी 10 मोल की जरूरत पड़ेगी, है ऑप्शन में है, कौन सा सही होगा ऑप्शन पहला। इसी तरह इसमें देखिए ध्यान से कह रहा है कि एथेनॉल व जल के मिश्रण के 1 लीटर में 360 ग्राम क्या है जल है, यानी जो हमारा विलयन बना है उस विलयन का आयतन कितना है VT है 1 लीटर, और उसमें जो हमारा वाटर है वो कितना है 360 ग्राम है, तो इसमें जल की मोलरता होगी, तो ध्यान दें VT कितना दे रहा है 1 लीटर, कितना दे रहा है 1 लीटर, और WB कितना दे दिया 360 ग्राम, और आपको पता है कि जल का MB निकाल लोगे, MB कितना होता है जल का, अणुभार कितना होता है 18, क्या होता है 18, और M पूछ रहा है मोलरता पूछ रही है, तो फार्मूला अभी पढ़े हो, M इक्वल टू क्या होता है WB अपान में MB इनटू में होता है, तीनों का मान दिया है M निकाल सकते हो, WB कितना है 360, MB कितना है और ये कितना है 1, काटिए 18 दूनी होता है 36, 0 नहीं कटेगा तो लिख लेंगे, तो यानी कितने टाइम में कट जाएगा 20 टाइम में, 1 से अगर 20 में भाग दोगे तो क्या होगा 20 ही होगा ना, 20 ही होगा, कितना होगा 20। 300 ml के लिए Na2CO3 की वांछित मात्रा है, यानी हमको जो विलयन बनाना है वो कितना बनाना है 500 ml बनाना है, कितना बनाना है, और उस विलयन की मोलरता कितनी आनी चाहिए 0.2 मोल प्रति लीटर आनी चाहिए, 0.2 मोल प्रति लीटर आनी चाहिए। तो पूछ रहा है कि उस 500 ml में हम कितना Na2CO3 को क्या करेंगे मिलाएंगे। देखिए इसमें दे क्या रहा है, एक तो पहले M की वैल्यू दिया है 0.2 M, ठीक है, फिर आपका VT की वैल्यू दे रहा है कितना 500 ml, आपको पता है कि मोलरता में हम VT किस में लेते हैं लीटर में, तो क्या आ जाएगा 500 बटे में क्या आ जाएगा बोलो 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 1 अपान में 2 लीटर, इसको और काटोगे तो कितना हो जाएगा 2 से 0.5 लीटर, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि WB पूछ रहा है कि कितनी मात्रा आपको क्या करनी है उसमें मिलानी है, और MB निकाल लीजिए, Na2CO3 की क्या सकता है MB निकाल सकते हो, एक सोडियम के एटम का एटॉमिक वेट कितना था 23, 2 है तो 23 इंटू 2 कितना जाएगा 46, कितना जाएगा 46, प्लस कार्बन है तो कितना जाएगा 12, और इसका एक एटम का होता है कितना 16, 3 है तो 48, जब जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 106, कितना जाएगा 106। अब आप क्या किए हो फार्मूला पढ़े हो, M इक्वल टू अभी कई बार आया है WB अपान में क्या होता है MB इनटू में होता है VT, ठीक है, WB निकालेंगे तो हम यहाँ आकर इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा M इनटू में MB इनटू में हो जाएगा आपका VT, तीनों मान रख दिया, M की वैल्यू दिया 0.5, MB दिया 106, अब VT कितना लाया 0.5, क्योंकि गुणा करना है तो आप डायरेक्ट इसको रखिए, जब कौन हो जाएगा ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे 106 का, तो ये क्या हो जाएगा गुणा करेंगे तो मान में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, लेकिन 10 एक स्थान के बाद लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 10.6 हो जाएगा, है आसान।
ठीक है, 10.6 होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा पूछ लेना कैसे निकला हुआ है, किसी के लिए भी बता रहे हैं, कोई संकोच मत करना। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 2m मेथिल एल्कोहल का 150 ml विलियन तैयार करना है आपको। क्या करना है कि 2m मेथिल एल्कोहल का 150 ml विलियन बनाना है, जिसमें मेथिल एल्कोहल के कितने ग्राम पानी में मिलाए जाएंगे, यानी पानी में मेथिल एल्कोहल आपको कितना ग्राम मिलाया जाएगा। तो पहली बार फिर m की वैल्यू दे दिया, फिर उसके बाद क्या करा, Vt दे दिया, कितना 150 ml किस में लेना होता है, लीटर में लेने के लिए क्या करेंगे 1000 से 1 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, आई 20 हो जाएगा, 25 जा 100 हो जाता है, कितना जाएगा 3 अपन में 20 लीटर। उसके बाद क्या हो रहा है, मेथिल एल्कोहल अगर दिया है तो इसकी m भी निकाल सकते हो, कितना होगा 1 कार्बन एटम का कितना होता है 12, एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 हाइड्रोजन का कितना जाता है 3, और ऑक्सीजन है तो 16, फिर हाइड्रोजन है तो 1, 12 3 15 16 31 और 1 32। और फिर आपको करना क्या है, डब्ल्यू बी निकालना है, इसमें क्या निकालना है डब्ल्यू बी निकालना है। तो देखो फार्मूला वही m इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू बी अपन में एम बी इनटू में होगा dt, फिर डब्ल्यू बी निकालना है तो डब्ल्यू बी बाहर करेंगे तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और काट लो, कितने टाइम में रख लीजिए, m की वैल्यू कितना दिया हुआ है, m इंटू होगा एम बी इंटू होगा आपका dt, m की वैल्यू दिया हुआ है कितना 2, एम बी कितना है आपका 32, अब फिर ये आपका कितना आया है 0.15, ठीक है, वो 15 दूनी कितना आ जाएगा 30 होगा ना, 2 अंक के बाद 10 लगा दे 0.3 हो जाएगा, 0.3 में आपको क्या करना है 32 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 दूनी 6 3 तरीके 9, 1 अंक के बाद 10 लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 9.6 ग्राम, डब्ल्यू कितना हो जाएगा 9.6 ग्राम है, 9.6 दिया है, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा सा देखना आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा, इसमें थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो पढ़े हैं चैप्टर पूरा उनके लिए भी है और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी है। देखो सबसे पहले बिलियन का आयतन दिया हुआ है, Vt कितना दिया हुआ है 100 ml, कितना दिया हुआ है 100 ml, ठीक है। उसके बाद ml यूरिया की बिलियन की सांद्रता है, 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करिए, कितना आ जाएगा 100 अपान में 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 अपान में 10 लीटर होगा। इसके बाद से देखिए क्या दिया हुआ है, अणुओं की संख्या दिया हुआ है, किसकी संख्या दिया है अणुओं की संख्या दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है कि 6.02 इंटू 10 की पावर 20 अणु का 100 ml बिलियन बनाया गया है, उसमें यूरिया की किसकी संख्या दी गई है अणुओं की संख्या दी गई है, कितना अणु मिलाया गया है, और पूछ रहा है बिलियन की सांद्रता, ठीक है। तो देखो मोलों की संख्या निकालने के लिए मोलों की संख्या स्मॉल n इक्वल टू एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला ये होता है कि पहला तो आप जो जानते हो डब्ल्यू बी अपन में एम बी, अगर अणुओं की संख्या दिया हो तो अणु की संख्या अब बटे में होता है एन को कहते हैं एवोगैड्रो संख्या, क्या होते हैं एवोगैड्रो संख्या, और एवोगैड्रो संख्या वही होती है एन इक्वल टू होता है आपका बाबू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अणु। तो की संख्या निकालने के लिए अगर अणुओं की संख्या दिया रहेगा तो क्या याद रखना है आपको, अणुओं की संख्या बटे में क्या होता है एवोगैड्रो नंबर का मान क्या होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अणु रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 20, आपान में आपका क्या आ जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 रख लिए, इससे ये क्या आ जाएगा कैंसिल, और 10 की पावर 23 ऊपर ले जाओगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में तो नेगेटिव में, तो 10 की पावर 20 और माइनस में हो जाएगा 23, तो ये यानी इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 3, क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 3 होगा ना, किसी को दिक्कत। अब ध्यान दो चूंकि मोलारता से संबंधित ये है इसलिए मोलारता का फार्मूला आप क्या पढ़े हो डब्ल्यू बी अपान में एम बी I2 में पढ़े हो dt, चूंकि आप जानते हो डब्ल्यू बी अपान में एम बी इक्वल टू क्या होता है बाबू स्मॉल n, क्योंकि स्मॉल n की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम किसको लेकर आएंगे स्मॉल n को, अगर इसके आसान पर रख देंगे तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला n अपान में dt, n की वैल्यू कितना है 10 की पावर माइनस का 3, 10 की पावर माइनस का 3, dt कितना है 1 अपान 10 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या 10 की पावर माइनस 3 इंटू में आपका हो जाएगा 10 और बढ़ जाएगा, तो इसे हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस का 3 या करके लिख लेना, इस पर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू 10 की पावर का -2 हो जाएगा, और 10 की पावर -2 का मतलब होता है कि दशमलव जो यहाँ है वो 2 अंक आगे आ जाता है, क्या जाता है दशमलव जो होता है 2 अंक आगे आ जाता है, 10 के आगे 1 के आगे 2 अंक आओगे तो ये कितना हो जाएगा 0.01, माइनस में 2 का मतलब होता है कि 1 के आगे 2 अंक के बाद आपको क्या लगाना है दशमलव लगाना है, क्योंकि पावर में कोई मान नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.01। 10 m HCl के 100 ml को, यानी HCl का 100 ml बिलियन है जिसमें 10 मोलर उसका HCl के 10 मोल घुले हुए हैं, और फिर Na2CO3 का 75 ml बिलियन है जिसमें Na2CO3 के 10 मोल घुले हैं, इन दोनों को मिला दिया गया, यानी इसका 75 ml और इसका 100 ml क्या कर दिया गया आपस में मिला दिया गया। तो पूछा गया कि जो मिलाने के बाद बिलियन नया वाला तैयार हुआ उसकी प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसी होगी, क्यों नेचर पूछ रहा है, क्योंकि HCl अम्ल होता है जिसके कारण इसका जो नेचर होता है अम्लीय प्रकृति होती है, और ये क्षारीय प्रकृति का होता है, Na2CO3 का जो बिलियन बनेगा वो किस प्रकृति का होगा क्षारीय प्रकृति का, और ये होगा अम्लीय प्रकृति का, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो क्षार अम्ल दोनों के बिलियन मिल रहा है, एक का 100 ml मिल रहा है, एक का 75 ml मिल रहा है, और मिलाने के बाद पूछा आपसे ये जा रहा है कि आप ये बताइए कि जो परिणामी बिलियन मिलेगा वो अम्लीय होगा कि उभयधर्मी होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा। तो इसमें एक चीज नोट याद रखिएगा कि जिस विलियन की मिली तुल्यांकों की संख्या अधिक होगी परिणामी विलियन उसी प्रकृति का होगा,
यानी दोनों विलियन का आप क्या निकालेंगे, मिली तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे। और मिली तुल्यांकों की संख्या निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जिसकी मिली तुल्यांकों की संख्या अधिक होगी, तो दोनों अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने के बाद भी उस विलियन की जो क्या होगी, प्रकृति होगी, जिसकी मिली तुल्यांकों की संख्या अधिक होगी उसी प्रकृति की होगी। मोलरता गुणे आयतन क्या होगा, मोलरता गुणे आयतन, यानी m इंटू v होगा। क्या होगा, m इंटू v होगा। तो कितने विलियन दिए गए हैं आपको, दो, एक तो HCl का विलियन है और दूसरा किसका है, Na2CO3 का विलियन है। इसके m की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10, इसके भी m की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10। इसका V1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसको मान लो कि दोनों विलियन एक ही में हो रहे हैं, तो M1 M2 कर लिया, तो ये V1 हो जाएगा। V1 कितना है, 100 ml। और V2 भी कितना है बाबू, 75 ml। कितना है, 75 ml। मिली तुल्यांक बराबर क्या होता है, मिली तुल्यांक बराबर होता है M1 इंटू V1। इसकी मिली तुल्यांक बराबर क्या हो जाएगा, M2 इंटू क्या हो जाएगा, V2। M2 इंटू V2। M1 कितना है बाबू, 10, V1 कितना है, 100, अर्थात कितना वैल्यू आएगी मिली तुल्यांक की, 1000। कितना होगी, 1000। और यहाँ m की वैल्यू कितना, 10, आई कितना है, 75। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 750। ठीक है, तो अब आप बताइए कि किसकी मिली तुल्यांकों की संख्या हो रही है, अम्ल की, क्षार की, अम्ल की हो रही है ना। तो अम्ल की मिली तुल्यांकों की संख्या अधिक होगी, तो जो परिणामी विलियन होगा उसका प्रकृति भी कैसा होगा, अम्ल के समान ही होगा। यानी नेचर जो होगा उस विलियन जो बनेगा, दोनों को मिलाने के बाद उस विलियन किस नेचर की होगी, अम्लीय नेचर की होगी। किसकी होगी, अम्लीय नेचर की होगी। इसमें थोड़ा ध्यान देना, इसमें कह रहा है HCl के 2 विलियन है। HCl के एक की मोलों की संख्या एक में कितना दे रहा है, 0.5, और दूसरे में दे रहा है 2 मोल दे रहा है ना। अब आपको करना क्या है, तो कह रहा है कि जब इन दोनों को मिलाया गया तो जो विलियन तीसरी प्राप्त होगी इन दोनों को मिलाने के बाद उसकी मोलरता क्या होगी। तो देखिए इसका एक विलियन है, दूसरा भी HCl का विलियन है, दोनों को मिलाने के बाद जो तीसरा मिश्रण प्राप्त हो रहा है उस मिश्रण का पूछ रहा है कि मोलरता क्या होगी। तो मान लो इसको ये एक विलियन नंबर 1 है, ये विलियन नंबर 2 है, विलियन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसकी M1 की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.5, कितना दे रहा है, 0. इसका V1 दे रहा है कितना, 750 ml। इसका M2 कितना दे रहा है, ये दे रहा है 2m, और V2 कितना है इसका, 250। मोलरता इसकी निकालनी है M3 की, और इसका V हमको पता है। जब देखो ध्यान से देखो, V पता है, कैसे पता है, कह रहा है HCl के 750 ml और HCl के 250 ml को मिलाने पर, यानी इतना ml 1 विलियन, इतना ml 1 विलियन, दोनों को मिलाएंगे। तो जब विलियन को मिलाएंगे तो इसका आयतन पता है, इसका आयतन पता है, तो V3 इक्वल टू जब मिलाया जा रहा है किसको, V1 प्लस V2, यानी कितना है 750, 250 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 ml। M3 हमको पता करना है, यहाँ पे मिली तुल्यांक निकालेंगे तो V1 क्या हो जाएगा, M1 इंटू V1 होगा कि नहीं होगा, अभी ऊपर पड़े हैं M1 इंटू आई मिल रहा है इससे, तो ये हो जाएगा M2 इंटू V2। आई इक्वल टू में आपका क्या होगा, M3 इंटू V3, यही होगा ना, इन दोनों के मिलने से तो ही तैयार हो रहा है। तो इसको लेंगे तो 0.5 इंटू 750, आधार में क्या आ जाएगा, 2 गुणे 250, बराबर में होगा M3। अब V3 निकाल लियो, कितना है 1000। इसको जब मल्टीप्लाई कराओ तो 5 0 0, 5 5 25, कितना बचेगा 2, 5 7 35 2 37। कितने अंक के बाद दशमलव लगाओगे, एक अंक के बाद, तो दशमलव के बाद 0 है, तो कोई महा तो इसका नहीं है। 250 दूनी कितना आ जाएगा, 500, अब बराबर में क्या आ जाएगा, M3 इंटू 1000। 1000 किधर लाएंगे तो क्या करेगा, इसमें भाग देगा कि नहीं देगा, तो भाग देगा, तो M3 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 875 अपान में 1000। अब क्या करना है, 1000 से 875 में भाग दे दीजिए, 0.875, यानी M3 की वैल्यू क्या आएगी, 0.875 है। ये आंसर आपका क्या जाएगा, सही होगा। इसमें देखिए कह रहा है कि 1000 ग्राम विलायक है, ध्यान दो 1000 ग्राम विलायक है, 18 ग्राम ग्लूकोज, उसमें 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम क्या है, ग्लूकोज विलेय है, तो विलियन को कहा जाएगा। तो देखिए पहली बात कि WA की वैल्यू दे रहा है, विलायक मतलब WA का भार दिया हुआ कितना, 1000 ग्राम, बराबर ये केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 kg होगा कि नहीं होगा। 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है। फिर आपको 18 ग्राम ग्लूकोज यानी WB की वैल्यू दिया कितना, 18 ग्राम। इसके MB की जरूरत होगी, किसकी जरूरत होगी, MB की, तो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के अणुभार कितना होता है, 180। मोलरता बराबर फार्मूला क्या पड़ेगा, WB अपान में MB इंटू WA, मोलरता है, मोलरता नहीं है। अब देखो आपको यम निकालना है, तो यम निकालना है तो WB की वैल्यू कितना है, स्मॉल यम बराबर WB हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 1। तो देखो 18 1 जा 18, 18 10 जा 180। अब क्या होगा, 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक में भाग दोगे अगर तो दशमलव एक अंक के बाद लग जाएगा। देखो क्या करेंगे, एक में अगर 10 से भाग दोगे, दशमलव लगाओगे 10 होगा, 0.1 बार में कट जाएगा, बचेगा 1/10, ये कट जाएगा कितनी बार में, 0.1 बार में। 0.1 कितनी बार है, 2 बार है। देखो ध्यान से, एक मोलर लिखा है, एक मोलर लिखा है, तो हम निकाल क्या रहे हैं, मोलरता। मोलरता का क्या होता है, मोल प्रति केजी। तो ये देखिए विलायक का भार दिया हुआ, तो हमेशा क्या होगा, मोलर होगा। क्या होगा, मोलर होगा। अब यहाँ कह रहा है कि यूरिया के जली विलियन की मोलरता इतना मोल प्रति केजी है, तो विलियन में यूरिया का मोल प्रभाव निकालिए। तो देखिए मोल प्रति केजी कह रहा है, यानी किसकी वैल्यू दिया है, यूरिया की मोलों की संख्या दिया हुआ है, सॉरी यूरिया की मोलों की संख्या 4.44, मोलरता कर रहा है ना, तो मोलों की संख्या को ही मोलरता कहा जा रहा है, तो यूरिया की मोलों की संख्या दे दिया और कह रहा है यूरिया का मोल प्रभाव निकालिए। अब आपको जली विलियन कहा है, तो जाहिर सी बात है यूरिया को किसमें घोला गया होगा, जल में। किसमें घोला गया, जल में। अच्छा आईवी की वैल्यू निकालने के लिए देखो, एक तो NB चाहिए और साथ में NT चाहिए। तो NT के लिए हमको किसकी जरूरत होगी, Na की जरूरत होगी। NA तो दिया नहीं है, तो अगर आएंगे तो WB को WA कितना माना जाएगा, हमेशा 100 ग्राम माना जाएगा। कितना माना जाएगा, इसका अणुभार कितना होता है, M में, जल का होता है 18। अब क्या करेंगे, Na निकालने का फार्मूला क्या बताए थे, WA अपान में M में बताए थे। अब 100 में आप क्या करेंगे, 18 से भाग देंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 18 5
90, 10 लोग लगाएंगे फिर 100 हो जाएगा, 18 5 90, 18 5 90, इतना टाइम में कट जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5.55। अब एन टी निकाल लो, एन टी बराबर क्या होता है? एन प्लस एन बी। एन कितना है? 5.55 और एन टी कितना है? 4.44। दोनों जोड़ो, 5 4 9, 5 4 9, 5 4 9। अब चाय भी बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे? एन बी अपन में एन टी। एन बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4.44 और एन टी कितना दिया? 9.99। दोनों ऊपर नीचे दशमलव बराबर स्थान पे, तो दशमलव कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 444 अब बटे में हो जाएगा 999। कितने टाइम में कट जाएगा? 0.074 टाइम में। तो देखो जब इसको इससे भाग देंगे तो इतने टाइम में कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये देखो नेक्स्ट अभी समझा देंगे फिर से, ध्यान से देखो। अनुसंग के गुणधर्म है, सारा गुणधर्म है, तो इसमें पृष्ठ तनाव तो पढ़ाए नहीं थे। अनुसंग के गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4। पराश्रय दाब, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, यही ना था। तो इसमें कौन दिया है? पराश्रय दाब। और ये दोनों आपका क्या होता है? विलयनों के अनुसंग गुणधर्म नहीं है, तो कह रहा है कि है, तो जो हमारा इसमें दिया वो सही होगा, इसमें कह रहा नहीं है। तो पराश्रय दाब अनुसंग के गुणधर्म होता है, क्वथनांक उन्नयन होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है, श्यानता नहीं होती। इसमें देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि BaOH का होल्ट वाइज एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। प्रबल विद्युत अपघट्य मतलब जिसको जल में डालेंगे तो क्या रहेगा? 100% उनका क्या हो जाएगा? आयनन हो जाएगा। अगर उसका तनु विलयन बना दोगे तो थोड़ा बहुत बचा भी रहेगा, उसका भी क्या हो जाएगा? आयनन हो जाएगा। तो 1/2 गुणा आई का मान बताइए कि आई की वैल्यू क्या होगी? तो 1/2 आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था? BaOH का होल्ट वाइज है, ठीक है। ये आपका जब क्या करोगे, इसको आप विद्युत अपघट्य है, तो जब इसको हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये टूटेगा किसमें? Ba2 प्लस में प्लस 2OH माइनस में। अब आई इक्वल टू पढ़े हो क्या? वियोजन बाद कणों की संख्या, कणों की संख्या। अब बटे में क्या आ जाएगा? वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, कणों की संख्या। वियोजन के बाद मतलब जब हम उसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं उसके बाद कितने कण मिल रहे हैं, और वियोजन से पूर्व कणों की संख्या कितनी हो रही है? देखो वियोजन से पूर्व देखो कणों की संख्या कितनी है? एक अणु है। कितना है? एक अणु है। और जब इसका वियोजन हुआ तो एक Ba का मिला और 2 OH का मिला, यानी 1 धन 2 बराबर कितने कण मिले? 3। अब वियोजन के बाद कणों की संख्या कितनी हो जाए? I बराबर 3। वियोजन हुआ तो कितना मिला? 3। अब वियोजन से पूर्व यानी अभी टूटा नहीं था तो कितने अणु थे? 1। बटे में 1 बराबर कितना हो जाएगा? इक्वल टू 3। कौन सा सही होगा? कि किसका 1/2 गुणांक का मान जो है Al2SO4 के होल 3 के समान होगा। वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं साल्ट्स के, पूछ रहा है उसमें किसके आई का मान 1/2 गुणांक का मान आपको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। आई का मान Al2SO4 के होल 3 के समान होगा। तो हमने बताया था कि 1/2 गुणांक निकालने के लिए क्या बताया गया था कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा? Al2SO4 के होल 3 को आप पहले हाइड्रोलिसिस करके देखेंगे कि इसमें कितने आयंस बन रहे हैं। तो सबसे पहले 2Al टूटेगा 2Al पे +3 चार्ज में, अब प्लस ये टूटेगा 3SO4 पे 2 माइनस में। यानी अगर यहाँ पे आई की वैल्यू निकाले हैं तो 2 को Al का है और 3 को किसका है? टोटल कितने आपको आयंस मिलेंगे? 5। और फार्मूला आई निकालने के लिए बताया गया था कि वियोजन होने के बाद कितने आयंस मिल रहे हैं और वियोजन होने से पूर्व कितने आयन या अणु थे। तो वियोजन होने के बाद आपको टोटल आयनों की संख्या कितनी मिल रही है? 5। अब वियोजन के पहले ये कितना था? 1 अणु। तो 5 में 1 से भाग देंगे तो कितना आई की वैल्यू आएगी? 5 ही आएगी। अब इन चारों में आपको ये पता करना है कि किसके आई की वैल्यू 5 होगी। तो जिसके आई की वैल्यू 5 हो जाएगी बाबू, वही किसके बराबर होगा? Al2SO4 के SO4 के होल 3 के आई के बराबर इसका मान होगा। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ये टूटेगा आपका 3K प्लस में, अब प्लस टूटता है Fe का होल 6 पर 3 माइनस में, इसमें टूटेगा 3 माइनस। जितना पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज आता है। तो देखो 3K प्लस है, 3 थे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर भी 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर यहाँ पे आयन की बात करें कि टोटल आयनों की संख्या कितनी हो रही है, तो 3 को K का है, वो इसका है, तो 3 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा? टोटल 4। कितना होगा? 4। इसी तरह ऑप्शन बी में जब चलोगे तो ये टूटेगा आपको किसमें? Al पे +3 चार्ज में। किसमें टूटेगा? Al पर +3 चार्ज में टूटेगा आपका +3 NO3 पे माइनस में, NO3 पर माइनस में, ठीक है। तो आई का यहाँ पे अगर मान निकालेंगे तो कितना हो रहा है? ये तो Al हो रहा है और +3 को NO3 हो रहा है, टोटल कितने हो गए? 4। फिर सी में आएंगे तो सी देखेंगे ये टूटेगा 4K प्लस में और प्लस ये टूटेगा आपका Fe का होल 6 के, जितना इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है? 4। तो इसमें कितना आ जाएगा? 4 को नेगेटिव चार्ज। आई बराबर कितना होगा? 4 को तो K है और प्लस ए को आपका कॉम्प्लेक्स आयन है, टोटल कितने हो जाएंगे? 5। और ये आपका डी का तोड़ के देख लो, ये टूटेगा 2K प्लस में और प्लस SO4 पे 2 माइनस में। अगर आई की वैल्यू यहाँ निकालते हैं तो 2 तो पोटेशियम आयन है और एक क्या है? सल्फेट आयन है, तो टोटल है 3। क्वेश्चन क्या कहा है कि किसका 1/2 गुणक या गुणांक का मान Al2SO4 के होल 3 के समान होगा। यानी पूछ रहा है कि किसकी आई का मान एल्युमिनियम सल्फेट के क्या होगा? समान होगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके एल्युमिनियम सल्फेट का 1/2 गुणक का मान कितना आता है? 5। तो सिर्फ आपको चारों ऑप्शन में देखना है कि इन चारों साल्ट्स में से किसके 1/2 गुणक आई का मान 5 आ रहा है। तो कौन से का आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी का। तो कौन सा आंसर सही होगा? सी। फिर कह रहा है कि राउल्ट का नियम संबंधित है
कि राउल्ट का जो नियम है, तो राउल्ट के नियम में आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का जो क्या होता है, वाष्प दाब होता है, उसके क्या होता है, मूल प्रभाज्य के समानुपाती होता है या बराबर होता है। राउल्ट ने क्या बताया कि किसी द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक, चाहे वो विलेय हो और चाहे विलायक हो, उनका जो वाष्प दाब होता है उनके मूल प्रभाज्य के समानुपाती होता है या बराबर होता है। तो वो अपने नियम में किसकी चर्चा कर रहे हैं, क्वथनांक की, हिमान की, वाष्प दाब की, पराशर दाब की, वाष्प दाब की। तो राउल्ट का नियम किससे संबंधित था, वाष्प दाब से। किससे था, वाष्प दाब से। फिर कह रहा है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है विलेय के मूल प्रभाज्य के अनुक्रमानुपाती, विलेय के मूल प्रभाज्य के व्युत्क्रमानुपाती, विलेय के मूल प्रभाज्य के बराबर या विलेय के मूलों की संख्या के बराबर। कि जो आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वो किसके वो होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जाकर पढ़िएगा, उसमें बताया गया था कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो क्या होता है, विलेय के मूल प्रभाज्य के क्या होती है, बराबर होती है। मूल प्रभाज्य की क्या होती है, बराबर होती है। इसमें भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। फिर कह रहा है कि 12 ग्राम यूरिया को 1 लीटर जल में घोला गया तथा इतने ग्राम सुक्रोज को 1 लीटर जल में घोला गया, तो यूरिया के विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा सुक्रोज विलयन की अपेक्षा अधिक, सुक्रोज विलयन की अपेक्षा कम, सुक्रोज विलयन से 2 गुना या सुक्रोज विलयन के बराबर। मतलब कह रहा है कि 12 ग्राम यूरिया को 1 लीटर जल में घोल दिया गया और फिर 68.4 ग्राम सुक्रोज को 1 लीटर जल में घोल दिया गया। ये दोनों जो विलयन बने इनके वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है एक दूसरे के बराबर होगा, या सुक्रोज का अधिक होगा और क्या होगा, ग्लूकोज का कम होगा। इसका मतलब वही ना होगा, सुक्रोज विलयन की अपेक्षा अधिक का मतलब क्या हो गया कि जो यूरिया का वाष्प दाब होगा अधिक होगा, सुक्रोज का कम होगा। फिर कह रहा है कि इसके कम यानी सुक्रोज का अधिक होगा, ग्लूकोज का, यूरिया का कम हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 2 गुना, कि जितना सुक्रोज की वाष्प दाब मिलेगी उसके 2 गुना होगी क्या जो आप यूरिया का बना रहे हो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको एक तो लिखा है यूरिया विलयन, यूरिया का सॉल्यूशन बनाया है, और दूसरा बनाया आपका सुक्रोज का, 2 विलयन बनाया है। और दोनों के लिए कहा क्या है, दोनों के लिए कह रहा है कि इसकी डब्ल्यू की वैल्यू कितना दे रहा है, 12 ग्राम, इसकी यम की वैल्यू कितना दे रहा होता है। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2, जब इसका अनुभाग निकालोगे तो कितना आता है, 60। अब इसकी मोलों की संख्या निकाल लो, मान लो इसे 1 मान लेते हैं, मोलों की संख्या के बराबर W1 अपान में क्या आ जाएगा, M1 होगा, यानी 12 बटे में 60 होगा, 12 कम 12, 12 बचे 60, यानी आपको क्या मिल जाएगी, N1 इक्वल टू मिलेगा 1 बटा में 5, यानी जो यूरिया की मोलों की संख्या होगी वो क्या आ जाएगी, 1 बटा 5 होगी। आप किसका निकाल लीजिए, सुक्रोज का निकालिए। सुक्रोज का भी देखिए W2 की वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू, 68.4 ग्राम, और M2 इसका निकालिए। सुक्रोज का सूत्र क्या आता है, C12 H22 O11, जब इसका अनुभाग निकालोगे तो कितना आता है, 342, और यहाँ पे N2 यानी इसकी मोलों की संख्या निकालोगे तो क्या आ जाएगा, W2 अपान में M2 लिखोगे तो ये हो जाएगा 68.4, बटे में आपका क्या आ जाएगा, 342। जब आप इसको काटेंगे तो ये भी 1 टाइम में कट जाएगा, ये भी 5 टाइम में कट जाएगा, यानी N2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 बटा में 5। यानी जितनी मोलों की संख्या यूरिया की होगी उतनी मोलों की संख्या किसकी होगी, सुक्रोज की होगी। क्योंकि आप पढ़े हो कि N1 इक्वल टू जब N2 होता है तो उसका M1 इंटू M2 भी बराबर होता है, यानी मोलों की संख्या बराबर तो उसकी मोलरता भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। और जब किसी विलयन की मोलरता बराबर होती है 2 विलयनों की तो उनका P माइनस PS अपान P जो होता है, PS अपान P इक्वल टू होता है P माइनस PS अपान P। यानी अगर दोनों विलयनों का क्या हो रहा है, मोलों की संख्या बराबर होगी तो इनकी मोलरता भी क्या होगी, समान होगी, और जब मोलरता समान होगी तो सांद्रता भी समान होगी, सांद्रता समान होगी तो पराशर दाब भी समान होगा, यहाँ तक कि इनके वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी सुक्रोज विलयन से क्या होती है, बराबर होती है। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर कह रहा वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक होगा, इसमें चारों में से किसका वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक होगा, तो इसके लिए एक नोट लिख लीजिएगा, आपको हमेशा परीक्षा में काम करेगा, जिसका चाहे जिसकी आयनों की, ध्यान समझो, आयनों के बाद में कर लेना, आयनों की संख्या अधिक होती है उसकी प्रभावी मोलरता अधिक होती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वाष्प दाब में अवनमन तथा उनका वाष्प दाब में अवनमन भी अधिक होता है, यानी जिसमें क्या होगी, आयनों की संख्या अधिक होगी, उनकी प्रभावी मोलरता क्या होती है, अधिक होती है, और जिसकी मोलरता अधिक, जिस विलयन की मोलरता अधिक होती है उसके वाष्प दाब में अवनमन भी क्या होता है, अधिक होता है। अवनमन अगर आप बात करें किसकी, यूरिया की, तो यूरिया का अगर आप निकालने चलेंगे तो देखें आपकी इसकी मोलरता कितना दिया हुआ है, 0.2, और यूरिया जो होता है बाबू इसको जब घोलोगे तो ये टूटती नहीं है,
तो यूरिया के अणु की संख्या एक ही मानी जाएगी, तो इसकी प्रभावी मोलरता जो होगी 0.2 या में ही होगी। क्या होगी? 0.2 या में ही होगी, क्योंकि ये आयनों में यूरिया नहीं टूटता है, कार्बनिक पदार्थ है। अगर बी ऑप्शन में चलते हैं तो ये 0.1 दिया है मोलरता। अब ग्लूकोज भी क्या होता है आपका? कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? वो भी आयनों में नहीं टूटता है, तो ये एक ही माना जाएगा। इसके आयनों की संख्या कितनी होगी? एक ही होगी, तो इसकी भी प्रभावी मोलरता 0.1 या में ही रह जाएगी। अगर ऑप्शन नंबर सी में चलते हो तो 0.1 एम तो इसकी मोलरता दिया हुआ है। और BaCl2 जो होता है बाबू, बेरियम क्लोराइड, ये टूटता है आपको जल में डालने पर Ba पे 2 प्लस में और प्लस 2 Cl पे माइनस में। तो टोटल आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। कितनी हो जाएगी? तो गुणे में 3 करेंगे तो ये 0.3 एम हो जाएगा। इसकी प्रभावी मोलरता कितना आ जाएगी? 0.3 एम होगी, क्योंकि ये आयनों में टूटेगी। विद्युत अपघट्य पदार्थ है। क्या है? विद्युत अपघट्य पदार्थ है। फिर यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी में भी विद्युत अपघट्य दिया हुआ है। इसकी मोलरता कितना दिया है? 0.1। ये किसमें टूटेगी बाबू? 2K प्लस में। किसमें टूटेगी? 2K प्लस में और प्लस टूटती है SO4 पे 2 माइनस में। इसके भी आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो गुणे एक मिनट, ऑप्शन गलत दिया है। हाँ, ऑप्शन गलत दिए हैं। ये ऑप्शन गलत लिखा गया है। MgSO4 है। क्या है? MgSO4 है। अगर MgSO4 को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा किसमें? Mg पर 2 प्लस में और प्लस SO4 पे 2 माइनस में। तो टोटल कितने आयंस मिलेंगे बाबू? 2। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो प्रभावी मोलरता कितनी हो जाएगी? 2। तो आपने क्या लिखा? जिस आयनों की क्या होगी? तो जिसकी आयनों की संख्या अधिक होती है उसकी प्रभावी मोलरता अधिक होती है, और जिसकी प्रभावी मोलरता अधिक होती है उसमें वाष्प दाब में कमी भी क्या होती है? अधिक पाई जाती है। यानी सबसे ज्यादा आयन किसकी प्रभावी मोलरता है? ऑप्शन नंबर सी का। यानी इस बेरियम क्लोराइड के विलयन में क्या होगी? सबसे ज्यादा वाष्प दाब में कमी आएगी। 19 नंबर का क्वेश्चन या 18 नंबर का ये क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे, सेम उसी पर आधारित ये भी क्वेश्चन है। ध्यान दें, वहां पे कहा था कि किस विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अधिक होगा। याद रखिएगा, जिस विलयन में क्या होता है, जिस विलयन की प्रभावी मोलरता अधिक होती है ना, वो विलयन गाढ़ा होता है। जब विलयन गाढ़ा होगा तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलयन का सबसे अधिक होगा, और वाष्प दाब में कमी जो होगी वह कम होगी। आपेक्षिक अवनमन जो होगी वो क्या होगी? अधिक होगी। जिसकी प्रभावी मोलरता क्या होगी? अधिक होगी। उसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहेगा तो वह अधिक होगा, जिसकी क्या होगी? प्रभावी मोलरता अधिक होगी। और वाष्प दाब में अगर कहेगा कि वाष्प दाब कम है तो वाष्प दाब केवल चर्चा करेगी तो कम वही होगा जिसकी प्रभावी मोलरता अधिक होगी। अभी बताएं, ग्लूकोज और सुक्रोज क्या होते हैं? कार्बनिक अणु होते हैं, इसलिए इनका आयनन नहीं होता है, इसलिए जो इनकी मोलरता दी है वही इनकी प्रभावी मोलरता होगी। लेकिन NaCl और K2SO4 क्या है? विद्युत अपघट्य है, तो ये टूटेगा आपका किसमें? Na प्लस प्लस Cl माइनस में। कितने आयन मिलेंगे? 2। इसकी मोलरता कितनी है? 1 है, तो 2 गुणे 1 बराबर कितना होगा? 2। यानी इसकी प्रभावी मोलरता कितनी होगी? 2 होगी। इसमें आओगे तो टूटेगा 2K प्लस में प्लस SO4 पे 2 माइनस में। तो आयनों की संख्या हो रही है टोटल 3, और मोलरता कितना दिया? 1। प्रभावी मोलरता कितनी हो जाएगी? 3। यानी K2SO4 का विलयन सबसे अधिक गाढ़ा होगा। तो इन चारों में वाष्प दाब में अगर आपेक्षिक अवनमन अधिक पूछेगा तो किसका होगा? K2SO4 का। और वाष्प दाब में कमी भी पूछेगा तो वो होगा K2SO4 का। दोनों शब्द अलग हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और वाष्प दाब, ये दोनों चीज क्या है? एक ही में आती है लेकिन दोनों अलग है। तो वाष्प दाब सबसे कम किसकी होगी? जो विलयन जितना प्रभावी मोलरता को प्रदर्शित करेगा वो उतना ही गाढ़ा होगा। जब गाढ़ा होगा तो उसका क्या होती है? वाष्प दाब में कमी भी उतना ही कम होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद कह रहा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्रवाहित होने वाले कण होते हैं। पढ़ाई गई है झिल्लियां आपको? तो अर्धपारगम्य झिल्ली में बताए गए थे कि अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल और केवल विलायक के अणु ही क्या होते हैं? आर पार चले जाते हैं। इसमें विलेय के अणु नहीं जाएंगे, विलेय विलायक दोनों के नहीं जाएंगे। इनमें से कोई नहीं, किसके अणु जाएंगे? विलायक के अणु ही आर पार जाएंगे। किसके जाएंगे? विलायक के अणु। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। याद रखिएगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के अणु ही क्या होते हैं? एक विलयन से दूसरे विलयन की ओर गमन करते हैं, यानी आर पार जाते हैं, अर्थात विलायक का अणु इसमें क्या हो जाएगा? सही होगा। उसके बाद कह रहा है कि परासरण में जल का प्रवाह होता है। तो परासरण की क्रिया जब पढ़ा रहे थे तो उस समय एक वर्कले हार्टले विधि पढ़ाई गई थी परासरण दाब ज्ञात करने के लिए। और वर्कले और हार्टले विधि में बताया गया था कि स्टील के पात्र में क्या लगती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी रहती है, जिससे एक क्या होता है? एक तरफ हम जल को भरे रहते हैं और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं? कोई विलयन भरे रहता है। क्या होता है? विलयन भरा रहता है। तो विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलायक की सांद्रता से कभी भी अधिक होती है। विलयन की सांद्रता विलायकों की सांद्रता से अधिक होती है। जैसे ही हम क्या करते हैं? इन दोनों विलयनों, दोनों पदार्थों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पृथक कर देते हैं, अलग करते हैं, तो विलायक के जो अणु होते थे वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जा रहे थे। विलायक अणु कहां जा रहे थे? तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। ठीक है, तो इसमें देखिए तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाएगा तो क्या तनु का मतलब होता है कम सांद्रता, और क्या होती है सांद्र का मतलब होता है अधिक सांद्रता। देखो कह रहा उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर से। तो अभी आप क्या पढ़े हो कि जो जल के अणु होते हैं या विलायक के अणु होते हैं वह तनु माने कम सांद्रता से क्या था? अधिक सांद्रता यानी उच्च की तरफ जाते हैं। तो कौन सा होगा? कम सांद्रता वाले विलयन की ओर से। कहां से जाते हैं? कम सांद्रता वाले विलयन की ओर से। समुद्र के जल से शुद्ध जल प्राप्त करने की विधि है।
ये भी पढ़ाए थे कि समुद्र के जल को अगर शुद्ध जल में परिवर्तित किया जाता है तो कैसे किया जाता है। तो अभी पढ़े हो कि पराशरण की क्रिया में यहाँ पे अगर मान लो कोई पात्र है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे क्या भरा हुआ है, शुद्ध जल भरा हुआ है, और यहाँ पे आपकी क्या हुई है, कोई विलयन भरी हुई है। विलयन की सांद्रता हमेशा क्या होती है, उच्च होती है। कैसी होती है, उच्च होती है। इसकी सांद्रता हमेशा निम्न होती है। क्या होती है, ये है क्या, शुद्ध जल। क्या है, शुद्ध जल। विलायक का मतलब क्या है, शुद्ध जल। और ये आपकी क्या है, विलयन है। क्या है, इसमें विलय और विलायक दोनों के अणु है। अब जब सेमी, ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब होगा क्या कि शुद्ध जल के अणु किधर जाएंगे, तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर आ जाएंगे, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। और जब ये निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएंगे तो इसी क्रिया को कहा जाता है परासरण। क्या कहते हैं, इस परासरण को रोकने के लिए इधर से पिस्टन लगाकर क्या होता है, एक दाब आरोपित किया जाता है। जिस दाब पे क्या होती है, परासरण की क्रिया रुक जाती है, उस दाब को कहा जाता है क्या, परासरण दाब। क्या कहते हैं, परासरण दाब। तो ये परासरण दाब लगा देने पे परासरण की क्रिया रुक जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए और अतिरिक्त दाब लगा दिया जाएगा तो क्या होगी, परासरण की क्रिया क्या होती है, उल्टी दिशा में होने लगती है, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने लगती है। और चूंकि आपको कहा है कि समुद्र के जल से शुद्ध जल प्राप्त करना है, तो समुद्र का जल में क्या आता है, बहुत सारे लवण घुले होते हैं। घुले होते हैं कि नहीं घुले होते, तो उसकी सांद्रता हमेशा क्या होती है, शुद्ध जल से अधिक होती है। तो जब अतिरिक्त दाब लगाते हैं तब होता क्या है कि जो हमारी परासरण की क्रिया क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। समुद्र का जल विलयन अवस्था में होता है, शुद्ध जल क्या होता है, विलायक होता है। और जब अतिरिक्त दाब लगाओगे तो क्या हो जाएगी, परासरण की क्रिया क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। जब उल्टी होती है तो क्या होती है, विलयन में से जो जल के अणु होते हैं निकल के कहां चले जाते हैं, शुद्ध विलायक में। कहां चले जाते हैं, शुद्ध विलायक यानी जल में चले जाते हैं। तो उस परासरण को कहते हैं प्रतीप परासरण या व्युत्क्रम परासरण, या उसको कहते हैं प्रतिलोम परासरण। क्या कहेंगे, प्रतीप परासरण, व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण। तो समुद्र के जल को शुद्ध जल में परिवर्तित करने की क्रिया को कहा जाता है प्रतीप परासरण। ऐसी का दूसरा नाम होता है व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण भी इसे कहते हैं। ठीक है, विपरीत परासरण भी कहा जाता है। क्या कहता है, विपरीत परासरण। तो पी एंड क्यू के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm और 60 mm है। पी के 3 मोल तथा क्यू के 2 मोल मिलाने से एक तीसरा विलयन प्राप्त होता है, उसका कुल वाष्प दाब ज्ञात करना होगा। तो कुल वाष्प दाब के लिए राउट ने एक फार्मूला दिया था। क्या दिए थे, P इक्वल टू PA प्लस PB। ये दिए थे राउट। द्रव द्रव विलयन में अपना क्या किए थे, कुल वाष्प दाब ज्ञात करने के लिए फार्मूला दिए थे, जो क्या था, P इक्वल टू PA प्लस PB। तो मान लो कि P और PB को हम यहाँ से हटाकर P और Q दिया, तो PP और यहाँ पे PQ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये आपकी जो क्या हो रही है, वाष्प दाब हो रही है, ये P की है, वाष्प दाब किसकी हो गई, Q की हो गई। किसकी हो गई, Q की हो गई। या इसी को बताया गया था P इक्वल टू PA नॉट इंटू चाहिए प्लस PB नॉट इंटू चाहिए भी। बताया गया था कि नहीं बताया गया था, चाहिए भी। पी और पीबी नॉट क्या होती है, शुद्ध अवस्था में क्या होती है, इनकी वाष्प दाब होती है। क्या होती है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होती है। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे पी को पी लगा दीजिए, तो यहाँ भी पी हो जाएगा, यहाँ क्यू लगा देंगे तो ये भी क्यू हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको इसका वाष्प दाब और इसका वाष्प दाब ज्ञात करेंगे, यानी पी और क्यू का वाष्प दाब ज्ञात करेंगे। जब जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या होता है, किसका, इन दोनों को मिलाने के बाद जो विलयन बनेगा उसका कुल वाष्प दाब कितना होगा। तो देखिए दिया क्या क्या है, तो एक पी के लिए दिया है, दूसरा क्यू के लिए दिया है, दोनों विलयन है। इसके लिए वाष्प दाब कह रहा है कितना, पी की वैल्यू दे रहा है 80 mm। ठीक है, इसकी पी की वैल्यू कितना दे रहा है, 60 mm। इसके लिए एन की वैल्यू कितना दिया है, 3 मोल। इसके लिए एन की वैल्यू कितना दे रहा है, 2 मोल। मोल पर निकालने के लिए हमको कुल मोलों की संख्या भी चाहिए। तो कुल मोल बराबर कितना आ जाएगा, एन प्लस, इसको n1 n2 कर लो, n प्लस n1 प्लस n2, यही तो होगा nt। तो क्या आ जाएगा, 3 धन 2 बराबर 5 मोल। क्या आ जाएगा, 5 मोल। अब यहाँ पे चाई 1 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, n1 अपान में nt होगा कि नहीं होगा। 3 अपान में क्या आ जाएगा, 5 काटो तो कितना आ जाएगा, 0 वर्ग कट जाएगा। आई 5 को 20 वर्ग कट जाएगा, तो पूरा आएगा कहाँ से। ठीक है, गड़बड़ हुआ था। देखो क्या किया गया है, 3/5 से 3 पे हम जब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, 5 6 30, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 20 हो जाएगा, 5 4 20। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ये 6 ना होकर क्या होगा, 0.4 होगा। क्या होगा, 0. और यहाँ पे सॉरी 0.6 होगा, और यहाँ पे आपका 0.4 होगा। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 0 जा 0 और 6 8 जा 48, 1 डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, दशमलव के बाद 0 है, इसका मान तो खत्म। और इसी तरह से आप यहाँ आ जाइए, 4 0 जा 0 और 6 4 जा 24, दशमलव लगा दोगे तो 0 का मान तो खत्म। 8 4 12 के 2 हासिल 4 2 6 और 1 7, 72 mm होगा। कितना होगा, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 में मोलरता दे दे और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता पूछे, तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, और उस सांद्रता निकालने का फार्मूला होता है मोलरता गुणे अणुभार। मोलरता गुणे अणुभार। मोलरता कितना दिया है, 0.2। अणुभार कितना होता है H2SO4 का, निकाल कर देख लीजिएगा, 98 आता है। कितना आता है, जब दोनों का गुणा करेंगे तो 2 8 16 हासिल 1 2 9 18 और 1 19, कितना आ जाएगा 19। एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 19.6। फिर द्वारा आसुत जल की मोलरता होती है
यानी ऐसे जल की मोलरता पूछा गया है जिसमें किसी प्रकार के साल्ट यानी नहीं घुले होते, केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, वो भी दो संबंध एक के अनुपात में। उसे अशुद्ध जल कहते हैं, शुद्ध जल कहते हैं। उस शुद्ध जल की मोलरता पूछा जा रहा है। तो मोलरता निकालने के लिए फार्मूला आपको बताया गया है कि मोलरता बराबर होता है कि पदार्थ का भार, पदार्थ जिस पदार्थ का निकालना है पदार्थ का भार, अब बटे में क्या आएगा आपका पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का भार बटे में पदार्थ का अणुभार, अब गुणे में आयतन। विलयन का जो आयतन होता है वो किसमें लेते हो, लीटर में। इसमें कुछ भी दिया है नहीं दिया है। तो देखो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, आपको सबसे पहले पदार्थ का भार निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पदार्थ का जब भार नहीं दिया होता है यानी जल का भार दिया नहीं है, तो जल का भार बराबर हो जाएगा जल का भार इक्वल टू होगा जल का घनत्व। जब भी क्या होता है किसी भी पदार्थ का भार नहीं दिया हो तो आप क्या लगा सकते हो, उसका घनत्व ले सकते हो। निकालना हो तो घनत्व गुणे क्या रख दोगे, इसका आयतन ले लोगे। क्या ले लोगे, आयतन। तो घनत्व इसका होता है 1 और आयतन जब भी लेंगे तो यहाँ पे 1000 ml लेंगे। कितना लेंगे, 1000 ml, क्योंकि लीटर में लेना है तो यूनिट लेंगे ना, इकाई लेंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा 1000 ग्राम। इसका भार किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1000 ग्राम में। तो आपकी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, भार यानी वेट आ गया। और उसके बाद से जल का अणुभार आपको पता है, जल का अणुभार कितना होता है 18, कितना होता है। और आयतन अगर लेंगे तो जल का आयतन कितना हो जाएगा, यहाँ पे आयतन कितना लिया हो, देख लो V की वैल्यू कितना लिया हो 1000 ml। ml को कितना लिया जाता है, लीटर में। क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1 लीटर। V इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 लीटर। अब मोलरता बराबर फार्मूला पड़े हो W अपान में M इनटू में V। W की वैल्यू कितना आया है, आपका हो जाएगा टोटल 1000 और भार ले जाओ 18। अभी कितना आया है 1, तो ये गुणा कराओ तो 1 होगा। 18 से जब 1000 को काटोगे तो ये कट जाएगा 55.56 बार में। कितना बार कट जाएगा, नहीं 55.555 करके ऐसे आगे बढ़ता है, जिसको अराउंड करके 55.56 कर दिया था। M की वैल्यू कितना आ जाएगा 55.56। कितना आ जाएगा, आसुत जल की मोलरता कितनी होती है 55.56। और इसके जगह पे कभी 6 के जगह पे 5 भी देता है 55.55, तो वही होगा। ठीक है 55.55 या 55.56। ठीक है, इतना कर लीजिए अपने